ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया व्हिच इज अ सुसाइड डिजीज, जिसको लोग नाम सलमान खान को भी हुआ था, वो यूएस जाके इसका आरएफए करा के आया था. इफ यू आर डूइंग दीज 4 एक्सरसाइजेस मॉर्निंग एंड इवनिंग, योर लाइफ इज सॉर्टेड. ठीक है, बैक पेन नहीं होगा. What is the difference between acute and when do we call it a chronic pain? कुछ ट्रिगर्स होते हैं, कुछ खाने से, जैसे चीज, चॉकलेट और वाइन खाने से बोलते हैं कि ट्रिगर हो जाता है कुछ लोगों को माइग्रेन. सो ये बहुत बड़ा मिथ है कि आगे जाके मुझे बैक पेन इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे स्पाइन में इंजेक्शन लगा था. सो कुछ स्ट्रेस फैक्टर होता है पास्ट में, नॉर्मली मैंने देखा है जो ट्रिगर होता है. आजकल आई थिंक जैसे हमने बात किया स्क्रीन टाइम की वजह से समवेयर इवन द नेक पेन इज इंक्रीजिंग. मतलब हम देखते हैं कि सोशल गैदरिंग्स पे 95% और ऑलमोस्ट लाइक 99% पीपल विल लाइक लुकिंग एट देयर फोन, चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं. यू नो, हार्ट वार्मिंग स्टोरी, आई एम श्योर मल्टीपल स्टोरीज होती है सभी डॉक्टर की लाइफ में, बट योर हार्ट वार्मिंग स्टोरी. देयर वाज अ पेशेंट. कहते हैं देयर इज नो गेन विदाउट पेन. जहां तक लेबर पेन की बात है, where we have epidural analgesia यानी कि पेनलेस डिलीवरी, बट बाकी पेन यानी कि नेक पेन, बैक पेन, कैंसर रिलेटेड पेन, स्पोर्ट्स इंजरी पेन, क्या उनका कोई सोल्यूशन है? और अगर है तो क्या है? अक्सर बहुत सी बार लोग इस पेन को एक क्रॉनिक पेन बनाकर बहुत टाइम तक इससे जूझते रहते हैं और गुजरते रहते हैं, एंड दे डू नॉट नो where and which physician to approach to. So on today's podcast, आज हम बात करेंगे हमारे पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट के साथ. So on that note, please welcome Dr. Anamika, our pain management specialist. Hello everyone. Hi Anamika, welcome on my show. Thank you so much. So Anamika, सबसे पहले मैं बात करूंगी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, लेबर पेन्स. तो वी हैव डन एंटायर वीडियो ऑन दैट. तो जहां तक हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया की बात करते हैं, जो एक एनेस्थेटिस्ट देते हैं या पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट देते हैं, उसमें सबसे पहले मैं पूछूंगी कि वो एग्जैक्ट कौन से पॉइंट पर देते हैं. एक्चुअली जो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया यूज होता है, तो वो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो स्पाइन होती है, उसके लोअर पार्ट में दिया जाता है, जिसको लंबर एरिया बोलते हैं. तो दो वर्टिब्री के बीच में एक स्पेस होती है. थ्रू द मसल्स एंड लिगामेंट्स वी गो यूजिंग एपिड्यूरल नीडल. उसको भी जब हम यूज किया जाता है तो जो नीडल होती है दैट इज क्वाइट थिक. तो उसकी पेन पेशेंट को क्यों ना फील ना हो, उसके लिए हम बहुत थिन नीडल से लोकल इंजेक्शन लगाते हैं, जिससे वो नम हो जाता है एरिया. उसके थ्रू वो नीडल डाल के उसके अंदर से कैथेटर डालते हैं टू द स्पेस दैट वी वांट, एपिड्यूरल स्पेस. उसमें फिर ड्यूरिंग द लेबर वी गिव सम मेडिसिन्स जो चलती रहती है और पेनलेस डिलीवरी हो जाती है, जो आप लोग करा देते हो. अब इसमें ने क्वेश्चन इसलिए स्पेसिफिकली पूछा क्योंकि जहाँ लोअर बैक पे हम ये इंजेक्शन दे रहे हैं, उसी से रिलेटेड वो बाद में फीमेल आती है कि मुझे उसी पॉइंट पे दर्द हो रहा है. वी हैव क्लियर्ड दिस इन मल्टीपल वीडियोस कि आपको वो जो, जैसे आपने कहा कि हम जो इंजेक्शन है वो दो बोन के बीच में दे रहे हैं, स्पेस में दे रहे हैं, तो उससे बोनी पेन नहीं होता है. सेम थिंग आई वुड वांट यू टू टेल आवर ऑडियंस कि एक्चुअली स्पाइनल एनेस्थीसिया से या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया से बैक एक नहीं होती है. सो ये बहुत बड़ा मिथ है. वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक एवरीबडी वुड लाइक टू नो दिस. जिनको भी स्पाइनल आज तक मिला है, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज दिस ओनली, कि आगे जाके मुझे बैक पेन इसलिए हुआ क्योंकि मैं जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे स्पाइन में इंजेक्शन लगा था. So this is a very big myth. I want to tell the audience that epidural या spinal needle से उस तरह की पेन होती है जैसे अगर आपको कोई मसल में चोट लग जाए और उसके बाद आप पेन किलर खा लो या कोल्ड पैक्स लगा लो, वो ठीक हो जाएगी, वो हील हो जाएगी. सिमिलरली जो हम लोग नीडल यूज करते हैं वो बहुत ही थिन नीडल यूज होती है. एंड व्हेन वी आर गोइंग थ्रू मसल और लिगामेंट्स एंड रीचिंग टू द एपिड्यूरल स्पेस, जो हम क्रॉस करके जाते हैं, इट हील्स जैसे कोई भी मस्कुलर या लिगामेंट इंजरी हील करती है. तो जब पेन पेशेंट को फील होता है, मोस्टली विमेन के अंदर, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर and or because of vitamin D, calcium deficiencies, mostly because of bad posture. Like female जो होती हैं, after giving birth they are feeding in wrong postures, तो वो झुक कर फीड कराती हैं बेबी को, तो अपने आप को of course ignore ही कर रही होती हैं. So वो all these things combined together may present later as back pain, or maybe at the time of when you are feeding the baby, at that time also. So talking about this only, Dr. Anamika, I was just going through the data. तो chronic pain भी females में सबसे ज्यादा common है.
I think that's the reason, because somewhere they ignore their pains or themselves, जैसे हमने बात करी and you've discussed that, कि एक bad posture से और अपनी supplements नहीं लेने से, विटामिन डी नहीं लेने से, कैल्शियम नहीं लेने से, डाइट में भी कहीं ना कहीं इग्नोर मारने से, because they always prioritize their families, everything as first. So do you think that is of course the reason? Of course this is the reason. This is one of the main reason in fact, because they are always the givers in family. I've seen अब तो लोग ऑफिस भी जाती हैं, बेबी भी मैनेज कर रही हैं, घर भी मैनेज कर रही हैं, everything they are managing. In all these management, what is happening? Who is suffering? Their health is suffering, of course. तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, कैल्शियम, विटामिन डी हम सबको लेनी ही होती है, स्पेशली फीमेल, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चा इतना ज्यादा कैल्शियम आपसे ले लेता है, आयरन ले लेता है और मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स ले लेता है. तो कॉम्पनसेट फॉर दैट मेनी फीमेल डोंट टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स फॉर द टाइम रिक्वायर्ड. लाइक लैक्टेशन के टाइम भी आपको अच्छे से कैल्शियम, विटामिन डी, आयरन खाना होता है, लेकिन मेरे को तो लगता है मैक्सिमम नहीं लेती हैं. हाँ, नहीं लेती हैं. और उसके बाद जब आपका मीनोपॉज के पास आप आ जाते हो और इनफैक्ट सेकंड बेबी हो जाता है, तब वो रिपीट होती है सारी चीजें. तो आपकी बोन्स वीक होती हैं, आपकी मसल्स वीक होती हैं, आप अनीमिया के स्टेज में जा रहे होते हो, देन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है कहीं ना कहीं वो पेरी मीनोपॉजल टाइम में. कहीं ना कहीं आपके सोर्सेस डिप्लीट हो रहे हैं and you are not replenishing your sources. And so all these things combined, plus not giving enough time for exercises, yoga करना, walk करना, जिससे और मसल और बोन स्ट्रेंथनिंग होती है. ये सब चीजों में जब हम अपने आप को इग्नोर करते रहते हैं, तो फीमेल पॉपुलेशन इज द वन दैट दे आर सफरिंग द मोस्ट. इसमें जो हम बात ही कर रहे हैं लाइक acute and chronic pain, because now that they're suffering and they're ignoring it, तो कहीं ना कहीं वो जो pain पहले कुछ weeks के लिए last करी थी, अब it turns into chronic. So here Anamika, I want you to tell कि what is the difference between acute and when do we call it a chronic pain? Okay, acute pain is like आपको कहीं चोट लगी, for example आपका हाथ दरवाजे के बीच में आ गया, और suddenly pain आया, आपने थोड़े टाइम आइस पैक लगाया, आपने पेन किलर्स खा लिए और वो कुछ टाइम में ठीक हो गया, मे बी 3-4 days or 7 days or something. अभी या फिर कोई सर्जरी हुई, सर्जिकल पेन है आपको जो थोड़े टाइम के लिए लास्ट किया, वो विद टाइम वो हील हो जाती है, हमारी टिश्यूज वो ठीक हो जाता है. नाउ एनी पेन व्हिच हैज बीन गोइंग ऑन इन योर बॉडी, यू हैव बीन इग्नोरिंग, ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है पेन, स्पेशली इन कैंसर पेन के पेशेंट्स हैं, न्यूरैल्जियाज हैं, साइटिका पेन जो इग्नोर करते रहते हैं, उनका पेन बहुत क्रॉनिक बन जाता है, या माइग्रेन्स हो गए. So these kind of pains, when they go more than 3 months, we just to term it, we call it chronic pain. Yeah. इसमें Anamika, I really want, I think there is some kind of lag also. Like जैसे 1 महीना पेन हुआ, कभी वो migraine है, तो we are going to the physician, which is in a way right also. बस ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेन है, नीज का पेन है, they go to the orthopedics. Somewhere the fact that they have to go to a pain management specialist is also missing. Yeah, maybe there are few of them, yeah, people do not know about it. Them, yeah. Awareness is very there's no awareness about them. So when should we approach the pain management specialist? So you can come to a pain specialist, not even for chronic pain but also for acute pain as well. So pain specialist doctors होते कौन है? ये actually these are people who have done their ABBS, then they have done their MD anesthesia, मतलब जो आपको लेबर एपिड्यूरल लगा रहे होते हैं, these are MD anesthesia people. उसके ऊपर भी स्पेशलाइजेशन होती है, जो मल्टीपल फेलोशिप्स होती हैं, आजकल तो DM भी आ गया. तो पेन स्पेशलिस्ट वो होते हैं जिन्होंने फेलोशिप्स करके प्रॉपरली OPDs में देखा है हाउ टू इवैल्यूएट योर पेन, हाउ टू डायग्नोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन्स एंड हाउ टू गिव ट्रीटमेंट फॉर देम. अब ट्रीटमेंट भी बहुत तरह की वेरीड चीजें होती है. इसमें हम इंजेक्शंस के द्वारा यूजिंग विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड या CM मतलब एक्सरे, या मेडिसिन के द्वारा सम लाइफस्टाइल चेंजेस और एक्सरसाइजेस, या आपको अगर फिजियोथेरेपी की नीड है, विल एडवाइस यू गो फॉर फिजियोथेरेपी, और मे बी सम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन की जरूरत है, विच इज बेसिकली बर्निंग अ टाइप ऑफ नर्व, गिविंग सम एनर्जी टू दैट एरिया जिसको हमें शन करना चाहते हैं, मतलब नम करना चाहते हैं, जो बहुत इरिटेट कर रही है. तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, और यू कैन गिव स्पेसिफिक इंजेक्शंस जहाँ जरूरत है. आजकल तो लोग एंडोस्कोपी, डिसेक्टमीज वगैरह भी करने लगे हैं पेन स्पेशलिस्ट. सो ये सब चीजें हैं जो पेन स्पेशलिस्ट आपको ऑफर कर सकते हैं. व्हेन डन एट द राइट टाइम, इट रियली गिव्स वेरी गुड रिजल्ट्स एंड गुड पेन रिलीफ टू द पेशेंट्स.
So now coming to जैसे हमने अभी डिस्कस करा टाइप्स ऑफ पेन में, तो लेट्स जस्ट ब्रेक दिस डाउन इनटू 5 कैटेगरीज. नंबर 1 आई वांट टू डिस्कस अबाउट हेडेक, जहाँ पे टेंशन हेडेक है, स्ट्रेस हेडेक है, so just tell us the types of headaches and the treatment that is available. Okay. So we can categorize them into primary headache और secondary headache. Secondary headache पहले बता देते हैं, कोई ट्यूमर है किसी को सर में या कोई और रीजन है, कोई भी है जैसे ब्लड प्रेशर हाई है उसकी वजह से सेकेंडरी हेडेक हो रहा है, कोई रीजन है जिसकी वजह से हेडेक है, कोई पैथोलॉजी है बॉडी में. So what is primary headache? Primary headache basically 3 types हैं, migraine, then we have tension type of headaches and cluster headaches. उसमें tension type of headache भी बहुत common है society में, apart from the migraine that people usually know this term well. So tension type जैसे usually रोज ही होता है पेशेंट को, mild to moderate intensity का रहता है, और इन सब के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग होते हैं. अब माइग्रेन पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि माइग्रेन के लिए जब भी आप हेडेक की असेसमेंट के लिए आते हो, डॉक्टर को हमेशा ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, आंखें चेक करो कि आप स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है तो आंखें चेक करना बनता ही है. कई बार होता है चश्मा लगाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बीपी की दवाई देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना. साइनसाइटिस है, आप साइनस को करेक्ट कर दो, वो ठीक हो सकता है. तो ऐसी चीजें पहले करेक्ट कर लें. अगर ये सब चीजें रूल आउट हो चुकी हैं, उसके बाद हम बात करेंगे हाँ अब हेडेक को हमें ध्यान देने की जरूरत है. तो माइग्रेन के बहुत ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर्स आपको अवॉइड करने होते हैं. टाइम पे सोइए, स्लीप हाइजीन अच्छी रखिए, खाना टाइम पे खाइए तो हाइपोग्लाइसीमिया अवॉइड कर पाएंगे, है ना. तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं कुछ खाने से, जैसे चीज, चॉकलेट और वाइन खाने से बोलते हैं कि ट्रिगर हो जाता है कुछ लोगों को माइग्रेन, या धूप में सडनली बाहर निकलने से माइग्रेन हेडेक हो जाता है. तो इन सब के लिए एक तो दवाइयाँ होती हैं, तो या 2 तरह के हम डिवाइड कर सकते हैं, अबॉर्टिव या फिर प्रोफाइलेक्टिक. अबॉर्टिव मतलब पेशेंट को बहुत ही कम टाइम हेडेक हो रहा है महीने में, तो आप सिर्फ एक दवाई दो, सोचो कि पेन किलर दिया, उसको बंद कर दिया, तो पेशेंट हैप्पीली अपनी जिंदगी जी रहा है. बट अगर ये हेडेक्स इतने ज्यादा कॉमन हो जाए, मोर देन 7 to 10 टाइम्स इन अ मंथ हो रहे हैं, आपकी लाइफ अफेक्टेड है, आप घर जाते हो, आप बच्चों से मिलने की बजाय कमरे अंधेरा करके बस लेटना चाहते हो, मेडिसिन, यू आर इरिटेबल ऑल द टाइम, इट डजंट गिव गुड आई मीन क्वालिटी ऑफ लाइफ. इन दैट केस वी हैव वेरियस ऑप्शंस. उस टाइम प्रोफिलैक्टिक थेरेपी भी शुरू कर सकते हैं हम लोग, जिसमें कुछ बीटा ब्लॉकर या बहुत टोपामैक, ये सब मेडिसिन, स्पेशल टाइप ऑफ मेडिसिन यूज करते हैं. प्लस वी कैन ऑल्सो ऑफर बोटॉक्स टू द पेशेंट. हाउ विल बोटॉक्स हेल्प? तो उसमें 33 पॉइंट्स होते हैं हमारे हेड के अराउंड. ये जो मसल्स होती है पेरिक्रेनियल मसल्स, उसमें हम इंजेक्ट करते हैं बोटॉक्स का with very fine needles. तो उससे अच्छे इफेक्ट अगर पेशेंट को आ गए, जिसका रिस्पॉन्स 50 to 60% केसेस में आ जाता है, then it is life changing for the patient. Definitely. Because they can come for repeat injections whenever it comes back. Mostly 3 to 4 months में इनिशियली हम रिपीट करते हैं इसको, जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, then it grows with time, it goes away and the time increases for Botox injection. So the treatment really helps. So I mean, I think the right time पे seek out करना is really important. Yes, correct. Now coming to the second category, that is basically muscle and bony pain. तो उसमें आजकल आई थिंक जैसे हमने बात किया स्क्रीन टाइम की वजह से, समवेयर इवन द नेक पेन इज इंक्रीजिंग. मतलब हम देखते हैं कि सोशल गैदरिंग्स पे 95% or almost like 99% people will be like looking at their phone. चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, you know. So neck pain, back pain, fibromyalgia, then bony pain जैसे osteoarthritis. So how joint pains हो गया. So how do we categorize them? How do we treat them? So this is like a separate topic altogether. We can discuss whole day and night. So starting with the neck pain. Neck pain बहुत common हो गया आजकल because of the screen, like you explained. There's something called text neck syndrome. Now what basically, I'll just tell you, I'll give you one example. If you flex your neck to 5 degree, it gives pressure around 5 kg to your neck. As if a 5 kg का बच्चा is standing on your neck. If you increase this to 60 degree, it increases to 25 kg का बच्चा on your neck all the time. Imagine what you're doing to your neck. And these muscles who are holding your neck, they are like your soldiers. Yes. वो जब तक वो give away ना कर जाए, तब तक आप उनको परेशान कर रहे हो, ठीक है ना. So it's like muscles, ligaments and bones. बोनी जो हमारा फ्रेमवर्क है वो हमें होल्ड किए रखे है. अब जब आप उसको परेशान करोगे, इट विल गो इनटू स्पाज़म. प्लीज हेल्प मी आउट, कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मुझे ध्यान दो. तब आप उस पर ध्यान दोगे, आप तब डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा आप सिकाई कर लो, आप मेडिसिन खा लो,
आप एक्सरसाइजेस कर लो, कमिंग बैक टू अपना पोस्चर ही ठीक हाँ पोस्चर ठीक कर लो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और फोन रात में शॉपिंग मत करो, फोन ऐसे नहीं पकड़ो, दैट कॉजेज द मेन प्रॉब्लम। तो ये तो हमारा नेक पेन हो गया। सिमिलरली सेम थिंग इज हैपनिंग टू बैक, वी आर सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स टुगेदर, इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजार्ड नाउ। सो बैक पेन में क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है, वहां भी मसल्स स्पैज्म में जा रही हैं। स्लिप डिस्क क्यों हो जा रही है, क्योंकि आप एक्सरसाइजेस करके अपनी बैक को स्ट्रेंथन तो करते नहीं है, और सडन जर्क से कोई भी हैवी चीज उठा ली, सडन बेंडिंग फॉरवर्ड कर दिया, जर्क दे दिया, तो जो डिस्क होती है वो सरक जाती हैं, और जो हमारी जो नर्व्स हमारे पैरों में सप्लाई कर रही है या कहीं और एरिया में सप्लाई कर रही है, उन पे कंप्रेशन आता है, देन पेशेंट फील सायटिका, दे कम टू पेन फिजिशियंस देन, है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जॉइंट पेन्स, अब जॉइंट पेन्स में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एक मैं इसमें बात करूंगी बैक पेन जैसे हमने रेफर किया, ऑफ कोर्स बैड पोस्चर, जैसे फीडिंग मदर्स का तो हमने डिस्कस करिए, जो जॉब में होते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, आई डिस्कस दिस इन अ लास्ट पॉडकास्ट आल्सो विद आवर ऑर्थोपेडिक्स, बट अगेन कमिंग फ्रॉम द पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की बैक के लिए स्पेशली जो प्रोलॉन्ग मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, अब मैं उनको बोलूंगी आप 2 घंटे बाद, तो वो नहीं कर सकते, मतलब दे हैव टू बी, या तो हम चेयर्स ऐसी यूज करें या कुछ कुशन, सम काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू। यस, सो वी कैन यूज लंबर सपोर्ट्स, जो हमारी बैक रेस्ट आते हैं, स्पेशलाइज्ड आते हैं। ergonomics के हिसाब से आपकी चेयर होनी चाहिए, so that your eye vision level and your screen level should be at one line, ठीक है। तो अगर आपका कुछ लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम, तो सबसे खराब है, सबको लगता है बड़े ऐश की चीज है, बिल्कुल नहीं है। सो नेवर यूज योर बेड और पिलो, बिल्कुल टेबल चेयर यूज कीजिए। एक अगर टेबल के ऊपर लैपटॉप रखिए, लैपटॉप आपकी विजन लेवल पे नहीं है तो बुक्स यूज करिए, कुछ भी करिए, उसकी हाइट बढ़ाइए, आई लेवल पे लाइए। हाँ, तो कभी भी स्लाउच ना करें डेस्क पे, ऐसे झुक के ना बैठे, है ना। जब भी टाइम मिलता है बीच में, नेक की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं दैट यू ऑल कैन गूगल, और बैक की भी एक्सरसाइजेस होती हैं बेसिक, मैं आपको ऐसे बेसिक पोजेस बता देती हूँ अभी। लेग रेजेस करना, कैट एंड काउ करके एक पोज होता है वो करना, ब्रिज पोज करना, ठीक है, एंड नी टू योर चेस्ट करना। इफ यू आर डूइंग दीज 4 एक्सरसाइजेस मॉर्निंग एंड इवनिंग, योर लाइफ इज सॉर्टेड, ठीक है। बैक पेन नहीं होगा। once you have if you have come home from a long day sitting job करके भी आ रहे हैं, तब भी ये रेगुलर करेंगे तो काफी फर्क पड़ता है। मोस्टली ओनली व्हेन दे हैव दैट सिम्पटम, मतलब वो पहले नहीं करेंगे, जब वो होने के बाद करते तो पहले ही अवॉइड कर सकते हैं। पहले कर लो, यही है बस। ये है कि कांस्टेंट सिटिंग से 15-20 मिनट में बोलते हैं हम लोग के पोस्चर चेंजेस करेंगे तो बहुत फायदा होता है, बिकॉज इट रिलीजेस द प्रेशर ऑन योर डिस्क समहाउ, दैट्स व्हाई। Now coming to जैसे हम joint pain के बारे में बात कर रहे हैं, this is osteoarthritis, so they go to the orthopedics and maybe when they're unfit for surgeries, and then they come to the pain management specialist, that is you. So वहाँ पे आपका क्या रोल रहता है? Okay, so if you have joint pain, of course you'll go to orthopedic first, but where do pain physician fall into this? So the thing is, if it is grade 1 or grade 2 osteoarthritis, तब बहुत lifestyle changes करने से, कुछ नी की बेसिक एक्सरसाइजेस करने से, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग वगैरह से ये चीज करेक्ट की जाती है, प्लस कैल्शियम, विटामिन डी ये सब दिया जाता है, प्लस आपको बताया जाता है कुछ टाइम माइनर डोज ऑफ पेन किलर्स खा के ये ठीक हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे प्रोग्रेस करने से रुकना चाहते हैं, एक तो सबसे पहले अपना वेट चेक करने की जरूरत है। वेट हमेशा कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि इट रियली अफेक्ट्स every kg you gain really puts a lot of pressure on your knee, ठीक है, तो वो हमें चेक रखना है, ठीक है। Second thing is, if it is grade 2 and के around है, we have something called PRP that we are offering. PRP is platelet rich plasma, जो उसमें आपका ही ब्लड लेके स्टेराइल ढंग से वापस उसमें एक मशीन में, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के we separate the PRP और platelet rich plasma which has growth factors, जो आपके हम नी में इंजेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है, हीलिंग शुरू हो जाती है। इट्स लाइक आपने एक जगह को चोट दी और अपनी बॉडी को ही बोला, आपके इम्यून सिस्टम को, इसको हील कर दो। तो वही चीज वो हम घुटने में करवाते हैं, तो वो काफी रीजनरेशन में हेल्प कर पाता है। प्लस आजकल स्टेम सेल थेरेपीज वगैरह भी आ गई हैं, बट अभी हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा काफी अच्छे से यूज कर रहे हैं। प्लस साथ में विस्को सप्लीमेंटेशन ऑल कैन आल्सो बी ट्राइड। Once it goes above grade 3 and 4, what happens is grade 3 tak still we can give little steroid injections. Now all orthopedic surgeons will say no, you cannot give this. I know that it will hamper cartilage to some extent, I accept that. ठीक है, now thing is, when we give that pain free time to the patient can lose their weight. Yes, that will really decrease the pressure on their knee. One thing is that, so we can buy time to postpone a surgery. किसी भी रीजन से आपका पोस्टपोन हो गया सर्जरी, या
खुद से करना चाहते हैं या घर में शादी आ गई वैसा करना चाहते हैं, या यू कैन ट्राई गिविंग स्टेरॉइड इन एनी वेज, तो उससे क्या होगा, आपको यू विल बाय टाइम टू पोस्टपोन योर सर्जरी योरसेल्फ, मतलब आपकी नी थोड़ी बेटर फील करेगी कुछ टाइम के लिए। अगर वो वापस आ रही है, इट हैज प्रोग्रेस्ड मोर ग्रेड 4 एंड, तो डेफिनेटिव यू हैव टू गो फॉर TKR, मींस रिप्लेसमेंट करवाना ही बेस्ट है। लेकिन किसी कारण अगर आप नहीं करा पा रहे हैं, कोई रीजन है, तो हम स्टेरॉइड से उसको कुछ टाइम तक सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ तो 1-2 साल वापस नहीं आते पेशेंट एक इंजेक्शन लगवा के, दैट इज अ बिग टाइम। जो आप इम्प्लांट डलवा रहे हो अपने घुटने में, उसका भी एक टाइम लिमिट है ना। किसी का 10 साल है, किसी का 15 साल है। डॉक्टर नाम का एक विशियस साइकिल भी होती है, बिकॉज यू हैव पेन इन द नीज, आप ज्यादा टाइम चल नहीं पाते हो और आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो। तो जब हम ये इंजेक्शंस दे रहे हैं, कम से कम पेशेंट पेन फ्री है तो वो कर पाता है, वो एक्सरसाइज, योगा, वॉक, बेसिक फंक्शंस कैन डू। नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी इन दिस गिविंग स्टेरॉइड इंजेक्शन एंड ऑल। सो अब क्या हो रहा है, एक चीज और है कि अगर कोई पेशेंट आया फिट नहीं है सर्जरी के लिए, उसको TKR भी नहीं कर सकते, समझो रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकते, तो वो क्या पूरी जिंदगी पेन में रहेगा? नहीं ना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं उन केसेस में, हम देयर समथिंग कॉल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ द जेनिकुलर नर्व्स। तो जो हमारी घुटना होता है उसको जो नर्व सप्लाई कर रही है, जो मेजर नर्व्स होती हैं, जो सेंसरी नर्व, उनको हम इजी लेमन टर्म्स में बोलेंगे तो एनर्जी देके कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से अब्लेट कर देते हैं, मतलब जला देते हैं, तो हाई एनर्जी देके, तो सुन हो जाती हैं काफी टाइम के लिए। तो इट गिव्स गुड 1-2 इयर्स, कई लोगों को 5 साल भी देखा है कि वापस नहीं आया, अदरवाइज 1 to 2 इयर्स के लिए ठीक ठाक pain, they have a good quality of life. That is the entire purpose, to give that quality of life. So these all things we can do, and of course the exercises and supplements, they will go alongside. Now coming to the third category, यानी कि फाइब्रोमाइल्जिया, यानी मसल रिलेटेड पेन जो होती है, क्रॉनिक पेन रहती है। कई बार तो पेशेंट को बोला जाता है कि तुम ऐसे ही फील कर रहे हो, you know, कि there is actually no pain, it's in your head. Yeah. This is most disturbing for patients. Yeah, actually. and that is actually यार pain हो रहा है, मतलब I'm not lying, and it is affecting my quality of life. Yeah. So your take on that? So fibromyalgia is a dysmorphic type of pain. इसका अभी तक बहुत ही diagnosis बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि these people they keep going from one specialty to other specialty. Nobody believes them. घर पे सबको लगता है नाटक कर रहे हैं, इनको कोई साइकोलॉजिकल इशू है या कुछ तो ऐसा इशू है कि या ये डिप्रेशन में है, कुछ तो ऐसी चीजें उनको बार बार बोली जाती हैं, बम्बार्ड की जाती है, जिनसे उनको खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं कई बार तो। सो कुछ स्ट्रेस फैक्टर होता है पास्ट में, नॉर्मली मैंने देखा है, जो ट्रिगर होता है। अगर नहीं होता है तो ऐसे भी आ सकते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के पेशेंट्स। तो उनमें क्या होता है कि 4 क्वाड्रेंट में, इफ यू डिवाइड योर बॉडी इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, तो 4 क्वाड्रेंट में पेन आ सकता है। कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी इस घुटने में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी शिफ्ट होता रहता है पेन। They might have some multiple, they may be suffering from multiple joint pains which can be fleeting also. Okay, इस बार ये वाले एल्बो में आया तो नेक्स्ट टाइम नी में आएगा, फिर एंकल में आ गया। और मस्कुलर पेन्स होते हैं, थकावट रहती है, दे आर ऑलवेज स्लीपी, सुबह उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं करते हैं पूरा अच्छे से सोने के बाद भी, एंड थोड़ा भी कुछ काम करते हैं एक्सर्शन में उनको लगता है कि थक गए हैं अभी। माइग्रेन्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज एसोसिएटेड हो सकते हैं, हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जब कोई भी टेस्ट कराते हैं वो सब नॉर्मल आते हैं, तो सबको लगता है यार ये तो कोई डिजीज है ही नहीं। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि दिस इज अ सेंट्रल टाइप ऑफ पेन, ब्रेन रेगुलेटेड है, ठीक है। तो ब्रेन हमारी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और व्हाटएवर हैपेंस, देयर सम इलेक्ट्रिक वायरिंग, क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाता है समझ लो कुछ, तो वायरिंग में कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, एंड वी परसीव पेन। दीज पेशेंट्स आर एक्चुअली फीलिंग पेन, जिनको कोई समझ नहीं रहा होता है। तो समझो कितना ज्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होगा उन लोगों के लिए। सो फॉर दीज वी हैव ट्रीटमेंट ऑप्शंस, लाइक वी टेल देम टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, प्लस मेडिसिन भी हैं आजकल 3 FDA, आई कैन नॉट से दोज मेडिसिन on this, but there are 3 FDA approved drugs for fibromyalgia that we can use. Fibromyalgia का वो drugs यूज करने पे काफी अच्छे results मैंने देखे हैं मेरे प्रैक्टिस में। Apart from that, अगर उनके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं पेशेंट को, तो हम उनको टेपर करके देन कुछ टाइम के लिए ब्रेक भी देते हैं। Solution. You can't just write it off कि नहीं इसको तो ऐसे ही हो रहा है। Then there are multiple infusions also, like lignocaine or ketamine. There are multiple things available, but you should always consult us in case if you feel you are suffering from fibromyalgia. No need to suffer unnecessarily, right?
Then now coming to the neuropathies यानी nerve related pains, उसमें हमारे sciatica, हमारा trigeminal neuralgia और post herpetic neuralgia, उसके बारे में tell me pelvic Anamika. neuralgias, yeah. So Yeah. neuropathic pain भी बहुत common है society में. उसके multiple reasons हैं, बहुत सारे reasons हैं. तो कॉमन वंस डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में झंझनाहट होना, जब चलते हैं दे फील के पैरों के नीचे ऐसा लग रहा है कोई मार्बल फ्लोर है, या उनको फीलिंग, कई लोगों को इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है उनको फील ही नहीं हो रहा होता है कि पैर में कुछ छाला पड़ गया है, या फिर और वो इतना वर्सन हो जाता है, ब्लीडिंग भी शुरू होगी, उनको पता नहीं चलती है. तो इतना ज्यादा चीटी काटते जैसा फील होता है हमेशा पैरों में या हाथों में, जैसे कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स को भी फील होता है न्यूरोपैथी, है ना. तो इस तरह की चीजें होती है. उसमें डायबिटिक कंट्रोल अच्छा करके कुछ टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जो हम दे सकते हैं. पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया होता क्या हो, सबसे पहले ये टर्म बहुत ही कम लोगों को पता होगा. हर्पीस क्या होता है, जब चिकन पॉक्स हमें बचपन में हुआ होता है तो उसका जो वायरस होता है, जो हमारी कुछ डॉर्सल, जो हमारा हॉर्न होता है उसमें जाके सो जाता है. फिर एकदम से जब हम बड़े हो जाते हैं और हमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कैंसर हो जाता है या हमें कीमोथेरेपी मिल जाती है, किसी भी कारण इम्यूनिटी कम हो गई, एनी ट्रिगर जिससे इम्यूनिटी कम हो गई, तो वो जाग जाता है. और वो जाग के फिर जाता है जो जिस वाली डर्मेटोम पसंद आई, उस जिस डर्मेटोम में सोया होता है उस नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में जाके पूरे दाने कर देता है. जो चिकन पॉक्स से थोड़े से बड़े दाने होते हैं जिनको हर्पीस बोलते हैं, कि पेशेंट को अडल्ट में उसको चिकन पॉक्स को हर्पीस बोल देते हैं कि हर्पीस जोस्टर हो गया है इसको. वो इतना ज्यादा पेनफुल हो जाता है पेशेंट को, इवन आफ्टर वो रिजॉल्व हो गए आपके सारे जो लीजन बने थे, उसके बाद भी वो पेन रह जाता है जो क्रॉनिक बन जाता है. 4 मंथ्स पहले आपको कुछ चीज हुई थी, 3 मंथ्स पहले, अभी भी वो हर्पीस का पेन है. सो जो हमारे दाने निकले होते हैं, जो इवन इफ वो रिजॉल्व हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद भी जो पेन रह जाता है उसको ट्रीट करते हैं हम कैसे. जो डर्मेटोम होते हैं उसके स्पेसिफिक नर्व रिलेटेड इंजेक्शंस के द्वारा, स्टेरॉइड इंजेक्शंस के द्वारा, या हम एपिड्यूरल यूज कर सकते हैं वो सेम डर्मेटोम लेवल पे, है ना, या टेंस यूज कर सकते हैं. टेंस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो हम यूज करते हैं, पेरिफेरल स्टिमुलेशन. तो ये सब थेरेपीज से हम उसको कंट्रोल करते हैं. देन यू टॉक द मोस्ट कॉमन थिंग आई वांट टू स्पीक अबाउट साइटिका, जो हमने बात की, रेडिकुलोपैथी होती है. अब क्या होता है, हमने जैसे बैक पेन में डिस्कस किया था कि जैसे स्लिप डिस्क हो गई पेशेंट को, जो सबसे कॉमन टर्म यूज होती है, तो उसकी वजह से जो नर्व्स जा रही होती है हमारी पैर में, वो जो डिस्क होती है पीछे सरक के वहां पे सूजन कर देती है वो नर्व्स पे. अब नर्व्स एक तो दब गई हैं, सूजन हो गई है, वहां पे इतने सारे मीडिएटर्स इकट्ठे हो गए हैं आके. अब हम क्या करते हैं, पहले तो इनिशियली पेशेंट को बताते हैं कि कुछ पेशेंट तो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं बेड से, इतना ज्यादा सिवियर पेन पैर तक जा रहा होता है, उनके घुटने तक जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक. कुछ हिल नहीं पा रहे हैं, नॉर्मल डेली एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं. तो उस केस में स्टार्टिंग अगर रेड साइन क्या होता है, इसमें रेड फ्लैग्स हमें रूल आउट करने होते हैं. अगर आपका पैर लटक गया है, मतलब वीकनेस हो गई है लोअर लिम्ब में, और यू हैव बावल ब्लैडर का इनकॉन्टिनेंस हो जाए, पता ही नहीं चले कि पॉटी सूसू निकल रहा है, वो इश्यूज तक पहुंच गए, तो दैट इज अ रेड फ्लैग, दैट यू हैव टू रेफर इट टू अ स्पाइन सर्जन. वो तो डेफिनेटली आपको रेफर करना है. बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेन है, लिटिल टिंगलिंग, नमनेस, इन दैट केस वी कैन गिव सम मेडिकेशंस का ट्रायल अगर नहीं सहन कर पा रहा पेशेंट, या फिर बहुत ही ज्यादा सिवियर पेन में, इन दैट केस वी कैन गिव ट्रांसफोरामिनल एपिड्यूरल इंजेक्शन, जिसमें ओटी के अंदर ले जाके पेशेंट को स्टेराइल ढंग से हमको टारगेटेड स्पेसिफिक जहाँ पे वो डिस्क निकल के कंप्रेस करी हो उसी नर्व को डाई से चेक करके अंडर एक्सरे हम लोग इंजेक्शन देते हैं, प्लस कॉर्डल एपिड्यूरल और व्हाटएवर वी गिव. ठीक है, उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं इफ द रिहैबिलिटेशन इज प्रॉपर. जो प्रिकॉशंस फॉलो करी जाए, जैसे बेंडिंग फॉरवर्ड नहीं करना, वेट नहीं उठाना, है ना, फ्रीक्वेंट पॉस्चर चेंजेस करना है, एंड द मेडिसिन दैट वी प्रिस्क्राइब वो आप अगर टाइमली ले रहे हो, तो ये सब चीजें कंबाइंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. पेशेंट माइट नेवर कम बैक टू यू, मतलब वो प्रॉब्लम शायद वापस ना आए. अगर बहुत बड़ी डिस्क है, इन दैट केस द प्रॉब्लम कैन कम बैक अगेन, देन वी कैन रिपीट द इंजेक्शन. और अगर पॉसिबल है, पेशेंट यंग है और उसको काम पे जल्दी जाना है, तो एंडोस्कोपिक डिसेक्टमीज भी कर सकते हैं इस केसेस में. अगर पॉसिबल नहीं तो ऑफ कोर्स विल रेफर देम टू द स्पाइन सर्जन. बट दीज आर द नॉन इन्वेजिव वेज में कहेंगे, हाँ, मिनिमली इन्वेजिव, नॉट नॉन इन्वेजिव. इसमें Anamika, pelvic pain, like being a gynecologist, I get a lot of patients with pelvic pain, and हम कितनी बार वो pelvic inflammatory disease निकलता है, हम उसको एंटीबायोटिक देते हैं. कुछ हद तक जिनको सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से था, it gets relieved. But other patients which is not getting relieved, so कहीं ना कहीं वो न्यूरोपैथी
is the diagnosis where we refer them to you. So these neuropathic pains में न्यूरैल्जियाज आते हैं. न्यूरैल्जियाज जैसे आपने बोला पेल्विक एरिया में बहुत कॉमन है. अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूरैल्जिया कोई भी नर्व अफेक्ट हो जाए आपका, वो जैसे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया व्हिच इज अ सुसाइड डिजीज, जिसको लोग नाम सलमान खान को भी हुआ था, वो यूएस जाके इसका आरएफए करा के आया था. तो हमारे इंडिया में सब अवेलेबल है. ठीक है. तो इट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन लाइक आई टॉक्ड अबाउट फॉर द नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर फॉर द ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, जिसमें आपकी इस एरिया के अराउंड आपको ऐसे झंझनाट मल्टीपल शॉक जैसे पेन्स आते हैं पेशेंट को. ठीक है. अभी वो बॉडी में सोचो नर्व्स आपकी पेल्विक एरिया के इफेक्ट हो गई, कहीं की भी इफेक्ट हो गई, कोई सर्जरी हुई थी उसके पास में कोई छोटी छोटी नर्व्स जा रही थी वो कट गई, क्योंकि सर्जन सब कुछ नहीं देख सकते हैं. मतलब उनकी आंखों में छोटी छोटी नर्व्स नहीं देख पाते हैं ना. मेजर नर्व्स बचा ले वही ठीक अच्छे से हो जाए, वो ही इज द बेस्ट सर्जन इस तरह है. तो आपने पोर्ट डाले, पोर्ट के पास से कोई नर्व्स जा रही थी, जो हर एक में एनॉमली हो सकती है, हर एक में सेम नहीं होती है, एनाटॉमी कभी कभी चेंज हो जाती है. तो कहीं पे भी कंप्रेशन आ गया या तो किसी भी कारण उसको झटका लगा, ट्रॉमा हुआ, कोई नर्व दब गई या इरिटेट हो गई, तो वो नर्व्स जो इरिटेट होती है जैसे पेल्विक एरिया में, उनमें रेडिएशन गोज टू द प्राइवेट एरियाज. ठीक है. प्राइवेट एरिया, इनर थाई, इवन जो रेक्टम एरिया होता है, एनल एरिया में जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वो एरिया जब इफेक्टेड होता है तो पेशेंट इतना ज्यादा ऑलरेडी उसके साथ एक टैबू अटैच्ड होता है कि मैं जाके बात करूं क्या. प्लस ये सोचो, इमेजिन करो ये किसी यंग पेशेंट में हो जाए जिसकी शादी भी नहीं हुई है अभी तक. ठीक है. वो पहले अपने पेरेंट्स को डर डर के बताएगा, फिर वो किसी डॉक्टर को अप्रोच करेगा जहां इन्फेक्शन नहीं है, तो वहां में इफ द इन्फेक्शन हैज बीन रूल्ड आउट कंप्लीटली बाय अ गायनेकोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट, सबने देख लिया है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हर चीज नॉर्मल आ रही है, देन यू हैव टू कम टू अ पेन फिजिशियन. यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम न्यूरैल्जियाज. न्यूरैल्जिया के सिम्टम्स कैसे होते हैं, जैसे कोई बर्निंग पेन आता है, पिन्स एंड नीडल्स चुभा रहा हो कोई आपको. ठीक है. हेवीनेस फील होती है, एक तरह का ड्रैगिंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो सकता है, या इलेक्ट्रिक शॉक जैसे लैंसिनेटिंग पेन हो सकता है. So these are the symptoms of a neuralgic pain or neuropathic pain. तो ऐसे कोई भी symptoms हैं तो कभी शर्म करने की बात नहीं है. You should come out and go to a pain physician. है ना. we'll let you know what to do about it. There are multiple options available. अल्ट्रासाउंड की repeated injection लगाने से कई सॉर्ट हो जाती हैं चीजें. रेडियो फ्रीक्वेंसी तक तो जाना ही नहीं पड़ता कई बार, है ना. तो ये चीज, if you are suffering from that, take consultation at the right time. The earlier you come, better it is. Better than that. More chronic the problem becomes, it is difficult to treat. इसमें जब हम chronic की बात कर रहे हैं, coming to the last part, that is the cancer related pains. इसमें maybe post surgery या फिर palliative care, जैसे cancer stage 4 है, we cannot treat it, maybe थोड़ी बहुत कीमो दे रहे हैं, रेडियो दे रहे हैं, उसमें patient पहले ही बहुत dejected and depressed, or it comes along with the disease. It comes along just with the diagnosis ही होता है. तो उसमें आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? So cancer patients, एक तो कैंसर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, पहले उसकी डिजीज को ट्रीट करते हैं. सर्जन ने सर्जरी कर ली जो कर सकते थे, फिर कीमोथेरेपी दे दिया, रेडिएशन दे दिया, उनकी वजह से भी न्यूरोपैथी हो जाती है, उसको ट्रीट करते हैं हम लोग. अब रेडिएशन से भी रेडिएशन न्यूराइटिस हो जाता है, उसको भी ट्रीट करते हैं. ठीक है. वो सब चीजें तो साथ साथ चलती हैं. अब साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस केस में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, नॉट इवन फॉर द पेशेंट, फॉर द केयर गिवर्स एज वेल. सो दीज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम पेन नाउ ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, उनको पेन मैनेजमेंट के लिए फिर हम लोग बैठे हैं उनका ध्यान रखने के लिए. तो सबसे पहले हम कैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, पहले हम मेडिसिन दे सकते हैं. उसके लिए मल्टीपल मेडिसिन एज पर पेशेंट जो उनका फिजिकल स्टेटस है वगैरह हम देते हैं. तो ओपियोइड्स, आजकल मेडिसिनल कैनबिस भी अवेलेबल है, और मल्टीपल अदर कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, तो मल्टीमोडल थेरेपी की तरह देते हैं. पैचेस भी लगा सकते हैं. कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ओरली नहीं खा पाते हैं, तो उनको पैचेस के फॉर्म में दवाई रिलीज होती है कि हम क्लीन सरफेस पे पैच अटैच कर दें. कुछ पैच होते हैं जो 7 days में चेंज होना है या 3 days में चेंज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द मेडिसिन जो है उसके अंदर, या जो भी उसका डोज है वो हम सेट करते हैं एज पर पेशेंट. सो कुछ पेशेंट्स हैं जैसे हम जहाँ पे नर्व ब्लॉक्स लगा सकते हैं, जैसे सीए गॉल ब्लैडर, मतलब कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, या इंटेस्टीन्स है, हमारा स्टमक है. इन केस में अलग टाइप का प्लेक्सस को टारगेट करेंगे. थोड़ा अगर हमारा पेल्विक एरिया का है जैसे यूट्रस, ओवरी वगैरह, तो अलग प्लेक्सस टारगेट करेंगे. हम उसमें लोकल एनेस्थेटिक या स्टेरॉइड के इंजेक्शन सियाम के अंदर लगा सकते हैं, उससे बहुत अच्छा पेन रिलीफ आ गया. अगर लॉन्ग टर्म रिलीफ की हम बात करें तो वी कैन गिव रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफ दैट, वी कैन डू. अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो वी कैन डू केमिकल न्यूरोलिसिस. उसमें हम अल्कोहल या फिनॉल यूज करके उसको कुछ परसेंटेज फिक्स्ड करके
उसको वहां पे देते हैं तो वो जल जाती है एक तरफ से, वो जो प्लेक्सस हो जाता है, समझ लो इन लेमन टर्म्स, और वहां की जो नर्व सप्लाई जो हमारी ब्रेन को बोल रही है यहाँ से पेन आ रहा है वो खत्म हो जाती है, काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और हम एपिड्यूरल कैथेटर्स भी डाल सकते हैं, इंट्राथीकल पंप्स भी डलते हैं, so there are multiple options available to treat cancer patients. There's something called dry needling in case किसी को head and neck का cancer है, तो along with the nerve blocks that we give, तो जो मसल्स स्पाज्म में रहती हैं कंसिस्टेंटली पूरे टाइम, तो ड्राई नीडलिंग करके छोटी छोटी नीडल्स होते हैं, नॉट इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्यूपंक्चर बट जो स्पेसिफिक स्पाज्म में मसल्स गई होती हैं उनको रिलीज कर देते हैं। सो देयर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, द पेशेंट्स कैन अवेल एंड दे कैन कम टू अस एंड विल गाइड यू लाइक दैट। So Navika, it's like, you know, you're giving that quality of life back to the patients, and जैसे कि हम हर podcast में भी end with heartwarming story. I'm sure multiple stories होती हैं सभी डॉक्टर की लाइफ में, but your heartwarming story. So heartwarming stories are multiples. Actually, there was a patient who she's just 19-year-old, okay, and she's not even in India. She calls me from Singapore. So because of the multiple YouTube videos that I post, so I get calls from all India also. So these patients mostly they are asking about these genitofemoral or ilioinguinal जो प्राइवेट एरिया में न्यूरalgias होते हैं उन्हीं की प्रॉब्लम से आते हैं। नाउ दैट पेशेंट आई काउंसल्ड फर्स्ट बहुत प्रॉपर्ली, उसको भी यही था, जेनेटोफेमोरल न्यूरalgia था, बहुत अच्छे से उसको काउंसिल किया, उसको मैंने मेडिसिन्स दिया, तो उससे उसको 60-70% रिलीफ आ गया। देन व्हेन शी वाज विजिटिंग इंडिया शी केम टू मीट मी, आई गिव एन इंजेक्शन टू हर, एंड वो कुछ टाइम थी यहाँ पे 2 महीने के लिए, तो उसने 2-3 इंजेक्शंस ले लिए थे ओवर अ पीरियड ऑफ लाइक 2-3 months, एंड शी गॉट अ वंडरफुल पेन रिलीफ, एंड अभी तक आई थिंक 3 years तो हो गए हैं उसको, एंड शी इज लिविंग अ पेन फ्री लाइफ, सो शी इज वेरी थैंकफुल बिकॉज शी गॉट वेरी स्कैर्ड। 19 years की एज में सोचो आपको आपके प्राइवेट एरिया में पेन हो रहा हो, हाँ यार, these things you cannot disclose to anybody and everybody, right? So I'm very happy I was able to help her that way. Yeah. So Anamika, that was indeed you know, kind of, I think that's the best thing that we all doctors do, give that quality of life back, and that is the most priceless thing that, you know, being a doctor with our specialty comes. So on that note, I would like to say a very big thanks to you for coming. Thank you for inviting. Telling people that do not suffer silently and seek the help at the right time. Yes, correct. I agree. Thank you so much. Thank you.